चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं व्यक्तित्व की। अब इसके कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो प्रकार हैं व्यक्तित्व के, उनके आधार पर जो अप्रोचेस हैं वो देख लेते हैं, जिनमें कि मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा आता है उस पर डिस्कस करेंगे, फालतू चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है। पहला है आपका क्रैशमर का। ठीक है। क्रैशमर का सिद्धांत, मैं इनका नाम इंग्लिश में लिख देता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा। KRESCHMER। ठीक है, क्रैशमर। और दूसरा आपका सेल्डन, SELDON। ठीक है, शेल्डन। जो दो नाम है, तीन तीन प्रकार दोनों ने दिए हुए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है। पहला है आपका क्रैशमर में, देखिए पहला है आपका पिकनिक। दूसरा है एथलेटिक। और तीसरा है आपका लैप्टोसोमेटिक, LEP। ठीक है, लैप्टोसोमेटिक। पिकनिक, एथलेटिक, लैप्टोसोमेटिक। शेल्डन के सिद्धांत में अगर हम देखें तो वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें देखिएगा, ये है आपका पिकनिक। ठीक है, सॉरी पिकनिक लिख रहा हूं, पिकनिक के जैसा, राइट, पिकनिक के जैसा एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक। सेकंड है मेसोमॉर्फिक। थर्ड है एक्टोमॉर्फिक। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पिकनिक की है ना, वही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर एंडोमॉर्फिक की है। जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ एथलेटिक की है वही मेसोमॉर्फिक की है। जो लैक्टोसोमेटिक की है वही एक्टोमॉर्फिक की है। तो अगर मैं कहूं कि एंडोमॉर्फिक और पिकनिक एक ही जैसे हैं, मेसोमॉर्फिक और एथलेटिक एक जैसे हैं, और एक्टोमॉर्फिक और लैप्टोसोमेटिक ये एक जैसे हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से क्रैशमर और सेल्डन के जो सिद्धांत है उनमें पूर्णतः समानता दिखाई देती है, बस नामों में भिन्नता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो कॉमनली हम समझ लेते हैं कि इनका जो पहला प्रकार है पिकनिक अकॉर्डिंग टू क्रैशमर, और एंडोमॉर्फिक अकॉर्डिंग टू शेल्डन, इसमें किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो ये लोग जो हैं, ये थोड़ा सा जॉली नेचर के होते हैं। ठीक है, मस्तीखोर जिनको हम कहते हैं, हमेशा हंसी मजाक एंजॉय करने वाले, लाइफ को बहुत इजीली ये ट्रीट करते हैं, तो इसलिए इजी गोइंग होते हैं, है ना, इजी गोइंग। कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, जो हो रहा होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। ठीक। और ऐसा होने की वजह से लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं। ये हो जाते हैं आपके सोशिएबल, यानी कि सामाजिक, और अफेक्शनेट। ठीक है, प्रभावशाली, जिनसे आकर्षित हुए हैं लोग, है ना। तो पिकनिक कहिए या एंडोमॉर्फिक कहिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये बहुत मस्तीखोर जॉली नेचर के होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, सोशल होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। और साथ ही साथ ये अफेक्शनेट होते हैं, यानी कि इस प्रकार के नेचर से लोग बड़े आकर्षित होने लगते हैं इनसे। एथलेटिक की बात करें अगर हम, क्रैशमर के अकॉर्डिंग एथलेटिक, और यहाँ मेसोमॉर्फिक। तो देखो एथलेटिक, आपने एथलीट तो वर्ड सुना ही होगा ना। एथलीट मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए यूज यूज करते हैं, इनका बॉडी वगैरह जो होता है बिल्कुल सॉलिड होता है। ठीक। तो जो ऐसे लोग हैं ना, ये काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं फिजिकली। ठीक। अच्छा, ऊपर वाले जो थे उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, मोटा, मोटा गोल जो कह लीजिए आप, है ना। ये जो पिकनिक या एंडोमॉर्फिक जो होती है ना कैरेक्टरिस्टिक, जो क्या होता है आपके टाइप है, ये लोग दिखने में मोटे ताजे होते हैं।
एथलीट जो होते हैं बिल्कुल एकदम सॉलिड होते हैं, इनका जो शरीर है बिल्कुल एकदम गठीला होता है। कि कैसा शरीर होता है इनका? गठीला। और नेचर कैसा होता है इनका फिर? ये फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। एक्टिव, ठीक है, फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह ये वो करना सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। बहुत ज्यादा ये एनर्जेटिक होते हैं, मतलब ऊर्जावान कह सकते हैं इसको हम, है ना, एनर्जेटिक। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ तो अगर कोई लेटर ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग प्लीज उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और जो व्यक्ति बहुत एक्टिव होगा, बहुत एनर्जी वाला होगा, तो उस वो बहुत आशावादी होगा, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होगा वो, ठीक है। कैसा हो जाएगा? आशावादी। बहुत आशावादी, मतलब हर चीज में, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि आई कैन डू इट वाली जो एक एटीट्यूड होता है कि मैं ये भी कर लूंगा, वो सब कुछ कर लूंगा आखिर में। तो ऐसी आशा, किसी प्रकार से कहीं पर भी कुछ भी कर सकता हूँ, अगर ऐसा व्यक्ति होगा जिसको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो कहीं पर भी जा करके भी समायोजन कर सकता है, यानी कि एडजस्ट कर सकता है। तो एडजस्टेबल भी होते हैं आपके, ठीक है, एडजस्टेबल, यानी बहुत ज्यादा समायोजन कर लेते हैं किसी भी जगह जाकर के आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एथलीट जो हैं वो शारीरिक रूप से गठीले होते हैं, उनका बॉडी जो है माचो मैन यानी कि बिल्कुल मस्कुलर होता है। एक्टिव होते हैं फिजिकली बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और कहीं पर भी एडजस्ट करने में कोई दिक्कत इनको नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे गुण इनमें आ जाएंगे, फिर आप देखो खुद ही सोचो, ऐसा आदमी जो आशावादी है वो बहुत डेंजर, जो रिस्क वाले वर्क है वो भी कर लेगा आराम से। तो यानी कि एडवेंचरस भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा आ जाए टर्म तो आप उसको रिलेट कर लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हर एक कैरेक्टरिस्टिक लिखा ही नहीं जा सकती, वो खुद भी हमको थोड़ा सा एसिमुलेट करना पड़ता है ना। अब हम बात करते हैं लैक्टोसोमेटिक, और अगर शेल्डन के ओर से बोले तो हम एक्टोमॉर्फिक। ये होते हैं बहुत ही पतले दुबले, पतले दुबले, ठीक है। पतले दुबले होते हैं, कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है। और ये आशावादी थे एथलीट, ये होते हैं निराशावादी। इनका व्यक्ति पूरी तरह से निराशा से भरा होता है, निराशावादी, ठीक है। निराशावादी होते हैं तो मतलब वही एटीट्यूड कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस टाइप का। तो जब कोई ऐसा इंसान होगा वो हमेशा क्या रहेगा? अलग थलग रहेगा, यानी कि अलगाव की भावना उसके अंदर होगी, ठीक है, अलगाव, है ना। समझिए अलगाव का मतलब क्या होता है? क्यों? और असामाजिक हो जाएंगे फिर ये, जब आप समाज के साथ रहेंगे नहीं, अलग थलग रहने लगेंगे तो असामाजिक हो जाएंगे। असामाजिक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, समायोजन नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन एडजस्टेबल कह सकते हैं उनको हम, ठीक। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं होती हैं। बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं, ठीक है, इस तरह की विशेषताएं आएंगी आपकी। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? तो शेल्डन और क्रैशमर का जो टाइप थ्योरी था वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, कोई बहुत भारी भरकम अंतर उन दोनों में नहीं है। बस अंतर ये है कि क्रैशमर का जो सिद्धांत है वो उन्होंने व्यक्ति के जो मेंटल टेम्परामेंट होता है, जो मानसिक, जो एक प्रकार से उतापतन होती है, उसके आधार पर दिया है। जबकि शेल्डन ने अपना ये सिद्धांत व्यक्ति के शारीरिक संरचना, शारीरिक स्वरूप के आधार पर दिया हुआ है। तो इतना डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस दोनों में नहीं, ठीक। और ये तो आप लोगों को बिल्कुल बाय हार्ट होता है, पढ़ा भी होता है आप लोगों ने। अब आते हैं हम जुंग की क्लासिफिकेशन में। जुंग, जुंग का जो क्लासिफिकेशन है उसमें उसने दो तरह की पर्सनैलिटी बताई है। एक तो आपको इंट्रोवर्ट,
यानी अंतर्मुखी, और दूसरी बताई है एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। ठीक है। इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो अपने किसी भी विचार को, अपने किसी भी इमोशन को बाहर एक्सप्रेस नहीं करता, अपने तक रखता है। एक्सट्रोवर्ट अपनी छोटी से छोटी बात को किसी से भी शेयर कर देता है। मतलब समझिए, इंट्रोवर्ट व्यक्ति है जिसका सिलेक्शन पीसीएस में हो गया, वो आपका एसडीएम बनने वाला है, बता नहीं रहा किसी को वो ऐसा हुआ कुछ हुआ करके, अंदर ही अंदर। एक्सट्रोवर्ट वो है कि जिसने सिर्फ फॉर्म भरा पीसीएस का, दुनिया को बताते फिर रहा है कि मैंने फॉर्म भर दिया, मैं तैयारी कर रहा हूँ। पास में मिले आप लोगों को ऐसा? ठीक है। इसके बीच में एक और कैरेक्टरिस्टिक आपकी आती है, वो है एम्बीवर्ट, उभयमुखी। ठीक है? तो ये तीन प्रकार होते हैं। जुंग ने तो दो ही प्रकार बताए हैं, उसके बाद फिर ऐसा माना जाता है कि जुंग के जो स्टूडेंट रहे, जो इसके इनके स्कॉलर रहे, उन्होंने जब सिद्धांतों को बहुत गहनता से पढ़ा तो ये पाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ना तो पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी अपनी हर बात को अपने तक सीमित नहीं रखते, कुछ बातें वो बोल भी देते हैं, लोगों से शेयर भी करते हैं। और लेकिन इतने भी एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं वो कि अपनी हर बात शेयर कर दें। तो वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। जो बातें उनको लगता है कि लोगों से बोल सकते हैं वो बोलते हैं, जो बातें उनको लगता है कि नहीं बोलनी चाहिए उनको वो अपने तक ही रखते हैं। तो ये टाइप थ्योरी में था आपका। आगे बढ़ते हैं, आते हैं शील गुण सिद्धांत की तरफ। शील गुण यानी कि ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी सामान्यतः दो लोगों ने दी है। पहला आपकी ऑलपोर्ट की है, और ऑलपोर्ट को ही इसका सूत्रधार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ही इज द फादर ऑफ ट्रेड अप्रोच। दूसरी दी है आपकी फिर कैटल ने, और कैटल का जो सिद्धांत है वो ऑलपोर्ट के ही सिद्धांत का एक कह सकते हैं कि काउंटर पार्ट है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है। कैटल। अब कौन कौन से गुण बताए फिर ऑलपोर्ट ने? पहला कार्डिनल, दूसरा सेंट्रल, और तीसरा है सेकेंडरी। ठीक है। कैटल ने थोड़ा सा इससे डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश की है। चार प्रकार बताए उन्होंने। पहला है कॉमन, मैं सामने आमने इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि एक कंपेरिजन हो सके हाथों हाथ। फिर है यूनिक, तीसरा है सरफेस, और चौथा है आपका सोर्स। ठीक है। कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट्स, कॉमन ट्रेट्स, यूनिक ट्रेट्स, सरफेस ट्रेट एंड सोर्स ट्रेट। तो पहले समझते हैं हम ऑलपोर्ट को। ऑलपोर्ट ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति के जो शील गुण हैं, शील गुण क्या होते हैं? देखो, शील मतलब होता है पत्थर, समझ रहे हैं, जिसमें परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है। तो गुण मतलब आप जानते हैं, क्वालिटीज। तो ऐसी क्वालिटीज जो व्यक्ति में लंबे समय तक रहती हैं या फिर उसकी पहचान बना देती हैं, उनको ही शील गुण कहा जाता है। कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्डिनल ट्रेट्स को ये प्राइमरी ट्रेट्स भी कहते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डोमिनेट करते हैं। ठीक है। तो इनका नेचर क्या होता है आपका? ये डोमिनेटिंग होता है। ठीक है। डोमिनेट करते हैं, इतने डोमिनेट करते हैं कि कोई व्यक्ति
के अंदर अगर ये ट्रेट आ जाए, कार्डिनल ट्रेट आ जाए, तो उसकी पहचान पूरे समाज में, पूरे विश्व में अपने उस विशेष गुण के कारण होने लगती है। जैसे गांधी जी को हम अहिंसावादी कहते हैं, गांधी जी का नाम अगर लें तो अहिंसावादी अपने आप जान पड़ता है। कर्ण को हम दानवीर कहते हैं, ठीक है, कर्ण का नाम लेते ही उनका जो गुण है दानवीरता का वो समझ में आता है। श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो श्री रामचंद्र जी का नाम लेते ही जो गुण समझ में आता है होते हैं मर्यादा, ठीक है। और अहंकारी की बात करें तो अहंकारी कौन? रावण। तो रावण की जब नाम लेते हैं क्या होता है? अहंकारी का आता है ना। रावण लिख जाओ यहाँ पर, गलती से गुण लिखना था अहंकारी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये ऐसे गुण जो व्यक्ति, देखो वैसे सामान्य गुण है ये, अहिंसावादी बहुत लोग होते हैं, दानवीर भी कई लोग होते हैं, मर्यादा का पालन भी बहुत लोग करते हैं, अहंकार भी लगभग बहुत लोगों में होता है, लेकिन उसका स्तर, जैसे अहिंसावादी गांधी जी, उन्होंने कभी जीवन में हिंसा की ही नहीं। दानवीर कर्ण, जिन्होंने दान देने से कभी मना किया ही नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना राम, जिन्होंने किसी भी कारण से अपनी मर्यादा का त्याग किया ही नहीं। रावण, जिसने मरते दम तक अहंकार को नहीं छोड़ा। क्योंकि बाकी लोग जो अहिंसावादी हैं वो कभी कभी हिंसा भी कर देते हैं, जो दानवीर है कभी कभी गरीबी आई तो वो दान करने से इनकार भी कर देते हैं। कई बार परिस्थितिवश होकर के हमको मर्यादा का त्याग करना भी पड़ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अहंकार का त्याग भी हम कर देते हैं। तो जो अगर हम त्याग कर पा रहे हैं किन्हीं गुणों का, तो वो गुण कार्डिनल नहीं कहेंगे। अगर हम किसी भी परिस्थिति में हम उन गुणों का त्याग कर ही नहीं पा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे कार्डिनल यानी कि प्राथमिक गुण हैं। और इसी क्रम में एक और नाम है सत्यवादी। बताओ कौन? हरिश्चंद्र, ठीक है, उन्होंने सपने में, है ना, आने पर ही उन्होंने अपना पूरा राज्य त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने वास्तविक रूप से दान थोड़ी किया था, लेकिन सपने में दान किया तो उन्होंने उसको पालन किया। सत्यवादी कहना है ऐसे। ये है कार्डिनल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट की बात करते हैं तो सेंट्रल ट्रेट क्या है? ऐसे गुण, ऐसे शील गुण जो कि कार्डिनल की तरह तो डोमिनेट नहीं करते हैं, कार्डिनल की तरह तो व्यक्तित्व, व्यक्ति की व्यक्तित्व को प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन ये गुण भी जो हैं वो सामान्यतः व्यक्ति की पहचान बनाने में सहायक होते हैं। कार्डिनल ट्रेट मुश्किल से बहुत कम ही लोगों में देखने को मिलता है, जबकि सेंट्रल ट्रेट आमतौर सामान्य जनता में देखने को मिल जाता है। जैसे कुछ गुणों की अगर हम बात करें तो व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दयालु होता है, ठीक है, और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपका निर्दयी होता है, ठीक है, और इसी प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आपका ईमानदार होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बेईमान होता है, कोई व्यक्ति आपका लोभी होता है, लालची होता है। तो ये सारे ही गुण क्या हैं आपके सेंट्रल ट्रेट यानी केंद्रीय गुण कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे गुण जो कि बदलते रहते हैं समय के साथ, है ना। ये आज किसी में वो गुण है तो हो सकता है कि 2-4 साल बाद वो गुण उनमें रहे ही ना। अगर ऐसा कोई गुण है तो वो सेकेंडरी ट्रेट कहलाता है। उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे छोटी उम्र में बच्चे जब 12-15 साल के होते हैं तो एग्रेशन होता है बहुत उनके अंदर, किशोर अवस्था जब बोलते हैं ना उनको, हर बात पे चिल्ला जाना, हर बात पे गुस्सा कर देना, जिद पूरी ना होने पर बहुत एग्रेशन दिखाना, ये सब कुछ, ठीक। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, 25-26 साल की उम्र में आते हैं, जिम्मेदारियां उनके ऊपर आती हैं, तो वो एग्रेशन उनका कहीं ना कहीं खो जाता है, और अब वो बहुत ज्यादा हम्बल से दिखने लगते हैं। तो जो एग्रेशन था, जो उनका एक कहें कि उसको क्या बोलते हैं, एग्रेशन, एग्रेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में हम?
शब्द नहीं आ पा रहा है मेरे को अभी जहन में। आक्रामक। हाँ, नहीं टेम्परामेंट तो आक, इंग्लिश इंग्लिश शब्द हो गया टेम्परामेंट तो। आक्रामक सर। आक्रामकता, हाँ, जो एक आक्रामक व्यवहार उनका है। और अब वो व्यवहार क्या है, धीरे धीरे कम हो गया है, ये कहें कि समाप्त हो गया है। अब उनके अंदर वो विनम्र व्यवहार के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ऐसे व्यवहार जो समय के साथ बदल जाते हैं उनको हम सेकेंडरी ट्रेट्स कहते हैं, यानी द्वितीयक गुण कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी गुण आ सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं कैटल ने फिर अपने जो ये चार ट्रेड बताए हैं इनके संबंध में क्या कहा है। तो पहला तो है कॉमन ट्रेड, जो सब में पाया जाएगा, सामान्यतः सभी में होगा ये। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं फिर से कहूँ आपको, देखो, ये जो यहाँ पर अहिंसा का भाव है या अहिंसा का जो एक व्यवहार है, वो कार्डिनल हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी इसका त्याग ना करे। मतलब उसके सामने उसके चहितों को मारा जा रहा है, उसके बाद भी वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, प्रण है उसका कि मैं हिंसा करूंगा ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि वो उसका कार्डिनल ट्रेट है। अगर ऐसा नहीं है, वो परिस्थिति के आधार पर हिंसा कर लेता है, तो ये उसका सेंट्रल ट्रेट हो जाएगा। क्लियर है? तो मर्यादा हो, अहिंसा हो, दानवीरता हो, सत्यवादिता हो, अहंकारिता हो, कुछ भी हो, मतलब अहंकार हो, कुछ भी हो, वो अगर परिस्थितिवश परिवर्तन उनमें हो रहा है तो वो सेंटर ट्रेट कहलाएगा। अगर किसी परिस्थिति में भी उसमें परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है, जिसका तस है, तो वही तभी वो कार्डिनल ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, कैटल के अनुसार कॉमन ट्रेट आर दोज विच आर ऑलवेज अपीयर इन अ जनरल पॉपुलेशन। जो सामान्यतः सामान्य जो जनता है उनमें दिखाई देते हैं, ऐसे व्यवहार, ऐसे जो गुण हैं उनको हम सामान्य गुण यानी कि कॉमन ट्रेट कह सकते हैं। जैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करना, सहयोग की भावना क्या है, मानव का सामान्य व्यवहार है। कैसा सहयोग? हम्म, किसी भी प्रकार का हो सकता है वो तो सहयोग। आप दुकानदार के पास गए, आपने सामान लिया, उसको पैसा दिया, उसको पैसा मिल गया, आपको सामान मिल गया, सहयोग हो गया आपस में, है कि नहीं? आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चों से बोला बेटा शांत होकर के सुनो, बच्चे शांत हो गए, वो सुन रहे हैं, सहयोग। बच्चों को कुछ जानना है, उन्होंने प्रश्न किया, आपने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, सहयोग। तो क्या है, आम जन में देखा जाने वाला, पाया जाने वाला गुण है सहयोग। इसी प्रकार से और भी कई सारे गुण होते हैं। ठीक है, जैसे कि दयालु होना, ठीक है, विनम्र होना, ये भी क्या है, आपका कॉमन ट्रेट है। इसके अलावा यूनिक ट्रेट बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है जो, ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हम्म, तो यूनिक ट्रेट क्या है? यूनिक ही है तो है, विशिष्ट है एकदम से। इसे बोलेंगे सामान्य गुण हिंदी में, और सामान्य हो गया और ये विशिष्ट गुण हो गया। विशिष्ट गुण किस में होगा, बताओ? कोई एक गुण ऐसा जिसकी वजह से आपकी पहचान बन गई दुनिया में, जैसे वो कार्डिनल ट्रेट था। ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि कार्डिनल ट्रेट ही यूनिक ट्रेट है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसे ही जैसे कॉमन और सेंट्रल सिमिलर है। ठीक है, तो ऐसे शील गुण जिसकी वजह से व्यक्ति की पहचान बन सके कहीं, जैसे कि कार्डिनल ट्रेट में हमने बात की, तो उनको हम विशिष्ट गुण कहते हैं, यानी कि यूनिक ट्रेट कहते हैं। ठीक है, सरफेस ट्रेट की बात करें तो सरफेस मतलब कि जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर विद्यमान है, कहीं से आ नहीं रहा वो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेंडेंसी, प्रवृत्ति बोलते हैं ना इसको हम। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति। मानव प्रवृत्ति होती है ना कुछ, जैसे बच्चों के बारे में बात करें तो बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं।
क्यूरोसिटी होती है उनमें, ऑटोमेटिक होती है वो कहीं से मिलती नहीं उनको, कहीं से सीखते नहीं, क्यूरोसिटी वो तो अंदर से ही होती है और हर इंसान में होती है कुछ ना कुछ जानने की इच्छा। तो ऐसे गुण, ऐसे ट्रेड्स जो जन्मजात होते हैं या फिर जो आंतरिक होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सरफेस ट्रेड कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जिज्ञासा का होना, किसी पर निर्भरता का होना, किसी से अपेक्षा करना, एक बात हम नैतिकता के रूप में कहते हैं कि हमें किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपेक्षा करेंगे और वो पूर्ण नहीं होगी तो दुख होगा। लेकिन अपेक्षा करना तो एक मानवीय प्रवृत्ति है, उसको हम रोक कैसे सकते हैं। किसी के अगर खुद के बच्चे हैं, उन बच्चों पर उसने अपना जीवन पूरा लगा दिया है मेहनत करके, तो उन बच्चों से ये अपेक्षा कि वो बुढ़ापे के समय उनका साथ देंगे, ये तो मानव प्रवृत्ति है, इसमें क्या मतलब, आप कैसे रोक सकते हैं इसको। ठीक है, बस समझा सकते हैं अपने आप को कि चलो कोई बात नहीं, हम मेंटेन कर लेंगे खुद को, है ना। इसी प्रकार से बच्चे बच्चे तो पूरी तरह से निर्भर है अपने माता पिता पर, तो माता पिता से अपेक्षा करेंगे कि वो उनके लिए खाने की व्यवस्था करे, उनके लिए पढ़ने की, रहने की और भी जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करे, ऑटोमेटिक है ना ये। तो ये है सोर्स, सॉरी सरफेस। सरफेस मतलब कि सरफेस से है, जो आपके अंदर से ही है पहले से। सोर्स कहीं से मिल गया आपको, सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना, स्रोत, पानी का स्रोत, आप उसके पास गए, स्रोत के पास गए, आपने पानी लिया, आप वापस आ गए। तो स्रोत से लिया आपने, कहीं बाहर से लिया। सरफेस आप ही के अंदर है, ठीक है, सोर्स बाहर से लेके आ रहे हैं आप। ये इस तरीके से इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो बिहेवियर होते हैं, जो हम किसी परिस्थिति से, किसी विशेष संस्कृति से, किसी क्षेत्र से हम प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं सोर्स ट्रेड। ठीक है, जैसे आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो हमेशा हर बात के लिए जिद करते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, तो आपके अंदर भी क्या होगा, वो जिद करने का जो एक गुण है वो आ जाएगा। तो जिद्दी होना, परिवार में जो बच्चा है वो देख रहा है उसके परिवार में उसके माता पिता हैं, वो अपने से मतलब रखते हैं, सेल्फिश है बिल्कुल एकदम, किसी की सहायता नहीं करते, कभी किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, जिससे काम पड़ता है उसके साथ बात करना शुरू कर देते हैं, और जो आम नेचर आजकल दुनिया में देखने को मिल रहा है, दुनिया इन्हीं की है वैसे तो। ठीक है, क्या होगा, मतलबी होना। ये कहाँ सीख रहा है वो, उसको दिखाई दे रहा है ना, ऑब्जर्व कर रहा है वो, तो सीख रहा है। ये जिद्दी होना कोई बचपन से थोड़ी होता है, मतलबी होना ये कोई कोई नेचर थोड़ी है, ये कोई टेंडेंसी थोड़ी है ना, इन्हें टेंडेंसी, इसको हम मानवीय प्रवृत्ति थोड़ी है मतलबी होना, जिद्दी होना। तो देख रहा है, सीख रहा है, मानवीय प्रवृत्ति तो सहयोगी होना है, सहयोग करना है एक दूसरे का। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने आसपास के वातावरण से जो भी वो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से जो कुछ गुण प्राप्त करता है, वो उसके सोर्स ट्रेट यानी उसके स्रोतशील गुण कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं इनके हिंदी नाम बताता हूँ आप लोगों को। ये है आपका कॉमन यानी कि सामान्य, ये फिर यूनिक मतलब विशिष्टशील गुण, सरफेस मतलब सतही शील गुण, सतही। ठीक है, सतही शील गुण, सोर्स मतलब आपका स्रोत बोलते ना, शील गुण। ठीक है, ये इनके हिंदी नाम। यहाँ पर आपका ये प्राथमिक, ये केंद्रीय, केंद्रीय, और ये आपका द्वितीयक। फिलहाल अंग्रेजी में नाम याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, है ना, कि हिंदी में नाम कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ लीजिए, ये हो गया हमारा शील गुण कंप्लीट। ठीक है, वो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुआ हुआ इनका डिफरेंस जो है बीच में, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज कर देता है सर, बाकी तो कॉमन और यूनिक तो समझ में आता है, सरफेस और सोर्स बड़ा कंफ्यूज करता है। तो याद रखना, सरफेस मतलब कि जो अंदर से आ रहा है, पृथ्वी के अंदर से सरफेस से आ रहा है, सोर्स मतलब बाहर से मिल रहा है हमको, इस तरीके से।
कैटल ने 16 PF यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का कंसेप्ट दिया है, जहां पर इन्होंने ये बताया है कि 16 तरह की पर्सनैलिटी हो सकती हैं, जिसमें कि इन्होंने कुछ इस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपका आक्रामक है तो वो विनम्र नहीं हो सकता। यानी कि आक्रामक होना और विनम्र होना दो विपरीत व्यक्तित्व हैं, जिसमें आक्रामकता है वो विनम्र नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ही आपका अंतर्मुखी है तो बहिर्मुखी नहीं हो सकता, क्योंकि या तो बहिर्मुखी ही होगा या अंतर्मुखी होगा, एक ही चीज तो होगी उनमें से, है ना। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से क्या है, डिपेंडेंट है, निर्भर है, तो फिर वो ऑटोनोमस नहीं हो सकता, स्वायत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि अगर हम कैटेगराइज, देखो मेन क्या है ना, इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि पर्सनैलिटी के कितने फैक्टर्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये आइडेंटिफाई करते करते ऐसा कहा जाता है, किताबों में मिलता है कि 17,000 जो शील गुण हैं वहां से 17,000 शील गुणों से इन्होंने यात्रा शुरू की और कम करते 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 अंतिम रूप से ये 32 शील गुणों तक पहुंचे। ठीक है, और उन 32 शील गुणों को फिर दो भागों में बांट दिया इनने, 16 दूनी 32, 16 शील गुण और उनके अपोजिट 16 शील गुण। तो इस तरीके से बना 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। ठीक है, हेलो। जी सर। फिर नेक्स्ट है आपका टाइप कम ट्रेट अप्रोच, जो कि आइजेंक ने दी हुई है। ठीक है, आइजेंक ने अपने इस टाइप कम ट्रेट अप्रोच में तीन तरह से इन्होंने बेसिक जो इनकी डायमेंशंस हैं वो क्लैरिफाई की। पहला बोला इन्होंने क्या, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। कि ये जो सिद्धांत इनका है ये भी कैटल के सिद्धांत से प्रभावित होकर के इन्होंने दिया था, है ना। दूसरा है न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, न्यूरोटिसिज्म मतलब होता है कि जहां पर कोई व्यक्ति या तो अनस्टेबल है या फिर स्टेबल है। ठीक है, या तो क्या है वो आपका इमोशनली इनस्टेबल है या फिर इमोशनली स्टेबल है। क्या बोलते हैं इमोशंस को हम, बोलिए, संवेग, संवेगी रूप से या तो स्थिर या फिर अस्थिर। इसके अलावा जो तीसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका, जिसको इन्होंने साइकोटिज्म कहा है। ठीक? तो इस तरीके से तीन डायमेंशन बताई है इन्होंने पर्सनैलिटी की। अब ये तीन डायमेंशंस क्या होती हैं और इनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसका डिस्कशन फिर बाद में करेंगे हम। आज की क्लास में जो कुछ भी डिस्कस हुआ है उसी को आप देखिए, उसको रिवाइज कीजिए, वो काफी कुछ है ना। और कल की क्लास में हो सकेगा तो बस 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है ईगो और सुपर ईगो वाला, वो बहुत छोटा सा है, वो इजीली आप समझ जाएंगे, वो आपने बहुत पढ़ा होता है। ये थोड़ा सा कम पढ़ते हैं हम लोग, तो कई बार क्या होता है कि इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसको देख लेंगे और फिर हम रिसर्च में जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो टॉपिक भी कल से ही शुरू करने की मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ। ओके देन, आज क्लास को इतना ही करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और रिकॉर्डिंग आप लोगों के ग्रुप में भी भेज दी जाएगी, वो आप देख लीजिएगा।